हमने बात की थी। तो बच्चों देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बताया था बेटा, क्या? डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, उसको स्टामा करने का मेरा पर्पस क्या था? जैसे मैंने कहा चैप्टर में वैसे तो कई फॉर्मूले हैं, लेकिन 3-4 कंडीशंस ऐसी है जिसको मैंने स्टार मार्क भी करवाया था। स्टार मार्क इसलिए करवाया था, देखते ही दिमाग में वो स्ट्राइक करना ही चाहिए वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन है उससे सोल्व हो जाएंगे बेटा। कैसे? एक तो मैंने फ्लोट में बताया था डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है ना। एक एंथैल्पी में बताया था डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, क्लियर। एक मैंने गिब्स एनर्जी में क्या बताया, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यानी अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा इनको मॉडिफाइड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ध्यान है तो उसका मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो, अदरवाइज मेन फॉर्मूला ही नहीं होगा तो फिर अप्लाई करने का सवाल ही नहीं है बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब क्या, इस पे और भी हमने 2-3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, कैसे करना है क्या करना। ओके, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला हमने ये लिखा था, डेल जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, अरे याद है ना, ये डेराइव किया था बच्चों हमने। ठीक है, एक हमें पता है बच्चों डेल जी की अगर हम बात करें तो डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, यस और नो? अरे होता है। अगर इनका मेजरमेंट ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसको भी क्या करूं, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करूं बेटा तो क्या करेंगे, यानी नोट का सिंबल यूज करेंगे, ध्यान है ना। ठीक है, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 2। ओके, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो बेटा डेल जी नोट इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में डेल जी नोट किसके इक्वल है, माइनस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, क्लियर। सेकंड इक्वेशन में किसके इक्वल है बेटा, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, यस और नो, क्लियर। यहां से बच्चों देखो क्या, अगर मैं ओनली लिखूं log के इक्विलिब्रियम, ओनली log के इक्विलिब्रियम को अगर मैं लिखूं तो बेटा देखो क्या कहेंगे, यानी डेल एच नॉट अपॉन ये क्या बच गया, माइनस 2.303 को अपॉन में लेके आए तो क्या लिखेंगे, 2.303 RT, यस और नो, क्लियर। और इधर क्या है बच्चों, टी डेल एस नोट अपॉन क्या करेंगे, 2.303 RT, यस और नो। देखो बेटा ये माइनस के साथ है तो हमें पता है प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, क्लियर। ठीक है, यहां से क्या करें, टी से अगर टी को अगर हम उड़ा दे तो क्या लिखेंगे, log के इक्विलिब्रियम, log के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वाले को पहले लिख दे तो अपन क्या लिखेंगे, डेल एस नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, 2.303 R, और माइनस वाले को बाद में लिखूं तो क्या लिखूंगा, डेल एच नोट अपॉन क्या हो गया, 2.303 RT। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। एक इक्वेशन है ये अपने पास आ गई है। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने भी वहां भी सोल्व करके बताया था, याद है ना आपको, याद है थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य में लास्ट पार्ट मैंने यही करवाया था, थर्मोडायनेमिक से कोरिलेट करके। ओके, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करें, देखो इस 2.303 को मैं क्या करूं बच्चों, कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दूं वापस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये लिखूं 2.303 log के इक्विलिब्रियम, अगर हम ये लिखे बेटा तो इधर क्या बच गया, इक्वल टू, देखो बेटा डेल एस नॉट अपॉन क्या बच गया, इधर R बच गया। ओके, ठीक है, माइनस क्या बच गया, डेल एच नॉट अपॉन क्या हो गया, R इंटू टी हो गया, क्लियर। और हमें पता है ये ओनली लॉग है, मतलब किसका बेस है, 10 का बेस है बेटा। ओके, अगर e के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपोजिट करें क्या, 10 के बेस को e के बेस में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से इसे डिवाइड करूंगा या नहीं करूंगा, यस और नो। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2.303 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, हो जाएगा बेटा। तो इधर क्या बच गया, ln के इक्विलिब्रियम इसको क्या बच गया बेटा, डेल एस नॉट अपॉन R, और माइनस क्या लिखेंगे, डेल एच नॉट अपॉन क्या हो गया, R इंटू टी। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई। इसको बोला जाता है बेटा वांट ऑफ इक्वेशन, क्या बोला जाता है, वांट ऑफ इक्वेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा ये अपनी वांट ऑफ इक्वेशन इसे बोला जाता है, क्लियर। चलो बेटा, और अगर बात करें सेल रिएक्शन के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर सेल रिएक्शन, यानी सेल रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो डेल जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, हमें पता है डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF ई सेल नॉट, यस और नो। अरे ध्यान है ना, सेल रिएक्शन की बात करिए तो डेल जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइनस NF ई सेल नॉट, क्लियर। ठीक है बेटा, अब हमें पता ही है
किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, डेल जी के अकॉर्डिंग बात करें, डेल जी पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करना है, कैसे करना है, इसका मीनिंग तो ध्यान है ना। एन क्या होता है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500 और ई सेल नोट क्या है, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। समझ में आ गया, क्लियर, नोट करो फटाफट फटाफट। कर लिया बेटा, अरे कर लिया क्या, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अरे छाप दिए, चलो अरे जान दो, चलो बेटा। तो ये अपने बात की बच्चों, देखो डेल जी को क्या करेगा, जैसे एंट्रोपी एंथैल्पी इनकी टर्म में कैसे पूछता है, क्या करना बेटा, ओके। चलो अब देखो बेटा, आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, दोनों में मैंने पूरा सोल्व करके बताया बच्चों, बार बार टाइम पास की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, लेकिन ध्यान रखना, रिजल्ट जरूर ध्यान रखना, सीधा टिक लगाने वाला ऑप्शन आएगा, तो कैसे करना है, क्या करना, 2 चैप्टर में बताने के बाद भी किसी बच्चे को डाउट हो तो क्लास के बाद कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है सर ये कैसे हुआ था। कैसे बेटा, देखो हमें पता है इफ डेल जी इक्वल टू नेगेटिव, मैंने क्या कहा, अरे डेल जी नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता, यस और नो, रिएक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है डेल जी अलग अलग आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। डेल जी अगर नेगेटिव है तो हमें पता है बेटा ई सेल नॉट है, ई सेल नॉट क्या होगा, अरे पॉजिटिव होगा, यस और नो होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है डेल जी इक्वल टू क्या, माइनस एन एफ ई सेल नॉट, ध्यान है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो हमें पता है डेल जी नेगेटिव होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है वो क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है बेटा, क्लियर, ठीक है। और हमें पता डेल जी नेगेटिव है, डेल जी नेगेटिव है तो इसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहा, प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन कैसी होती है बेटा, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी क्या आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि के क्या होता है, P अपॉन R, के अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब P ज्यादा है, P ज्यादा क्यों है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हुई है, प्रोडक्ट का ज्यादा फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन क्या कहेंगे, इफ डेल जी नॉट है, डेल जी नॉट अगर क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो, तो हमें पता है ई सेल नॉट है, ई सेल नॉट क्या होगा, नेगेटिव होता है, ई सेल नॉट नेगेटिव, और के इस कंडीशन में क्या होता है, लेस देन 1 होता है बेटा, क्लियर। डेल जी नॉट अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहा, प्रोसेस कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। एंड रिएक्शन कैसी होगी, हमें पता ये फॉरवर्ड तो ये क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा देखो अब बात करें तो क्या कहेंगे, देखो एक कंडीशन ये भी हो सकता है डेल जी नॉट है क्या हो बच्चों, 0 हो, डेल जी नॉट अगर 0 तो ई सेल नॉट भी क्या होता है, 0, क्योंकि डेल जी नॉट क्या, माइनस एन एफ ई सेल नॉट, ध्यान है ना, तो डेल जी नॉट में माइनस एन एफ का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, भाग दोगे तो 0 आएगा, और हमें पता है इस कंडीशन में के क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है बेटा, इक्वल टू 1 आता है, मतलब क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, को डाउट, नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो फटाफट, कर लिए बेटा, कर लिए क्या, अरे कर लिए, चलो
तो ये अपने क्या कहा बच्चों, देखो डेल जी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली अगर टिक लगाने वाला क्वेश्चन हो क्या, यानी ई सेल नोट क्या होगा, के क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस कैसी होगी, क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने पीछे बता रखा है सभी चैप्टर में, इसलिए मैंने रिजल्ट लिखा है बच्चों, ध्यान रखना, काम आएगा। ओके ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, एक बच्चों देखो फॉर्मूला आता है, बच्चा इस बात को रटता है लेकिन एक्चुअल में रटना तो है ही नहीं, कहाँ तुम गलती करोगे थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए क्या आइडियल गैस के आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, बताते नहीं है बच्चे को, ध्यान रखना नॉर्मली, लेकिन आया क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, आइडियल गैस के अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन की अगर बात करें तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। ओके एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टेटमेंट है ये, लिखो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, gives free energy change during, gives free energy change during the isothermal, gives free energy change during the isothermal compression or expansion of an ideal gas, gives free energy change during the isothermal compression or expansion of an ideal gas। ठीक है, एरर लगा के छोड़ दो, हिंदी वाले लिखो बेटा, लिखो आदर्श गैस के, आदर्श गैस के समतापी, आदर्श गैस के समतापी संपीड़न व प्रसार के दौरान, आदर्श गैस के समतापी संपीड़न व प्रसार के दौरान, आदर्श गैस के समतापी संपीड़न व प्रसार के दौरान गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आदर्श गैस के समतापी संपीड़न व प्रसार के दौरान गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, एरो का साइन लगा के छोड़ दो। देखो बेटा मैंने क्या कहा, इसमें बोला है कि कोई आइडियल गैस है उसका आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन बोले, क्लियर, उस कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखना, अलग से डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाऊंगा तो तुम रटोगे, बस मैं एक ही चीज बता रहा हूं, क्या इस कंडीशन में डेल जी क्या होगा, डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू, काम खत्म। मैंने क्या कहा, डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा देखो, आपको याद है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या कहा था, वर्क डन बाय सेल, अरे याद है ना, क्या कहा था, वर्क डन बाय सेल। और हमें पता है मैंने क्या कहा था, सेल का वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो सेल रिएक्शन में नेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है उसके इक्वल होता है, अरे याद है ना। तो वर्क डन बाय सेल अपन ने वहां भी क्या किया था, डेल जी के इक्वल इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, याद है ना बच्चों, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय सेल क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल होगा, क्लियर। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी का जो पूरा फॉर्मूला है उसमें बच्चा गलती करेगा, या तो साइन में या फिर 1/2 में करेगा। कैसे बेटा समझना, इसका मतलब हमें पता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वर्क डन के इक्वल होगी, तो बस वर्क डन का फॉर्मूला हमने देख रखा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और हमें पता है डब्ल्यू क्या होता है बेटा, एक तो क्या होता है माइनस एन आर टी, और क्या होता है, यानी लॉग क्या होता है बेटा, एल एन की टर्म में लिख सकते हैं बेटा, हमें पता है एन आर टी, और क्या लिखते हैं एल एन P1/P2, यस और नो, अरे होता नहीं होता, हमें पता दो टर्म में इसको लिखा था हमने, एक तो क्या लिखा था प्रेशर की टर्म में, एक इसकी टर्म में लिखा था बेटा वॉल्यूम की टर्म में लिखा था बेटा, यस और नो लिखा था। तो क्या लिखेंगे, माइनस एन आर टी एल एन P1/P2, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं माइनस एन आर टी एल एन क्या लिखेंगे V2/V1। अरे याद है ना, हमें पता है ये तो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं साइन को क्या करूं, माइनस से अगर प्लस कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहां पर प्लस एन आर टी एल एन क्या लिखूंगा P2/P1, क्लियर। या फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको भी माइनस से प्लस कर दूं तो क्या लिखूंगा, एन आर टी एल एन क्या हो जाएगा V1/V2। समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात करिए बच्चों, ध्यान रखना, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, डेल जी के इक्वल आ गया। समझ में आ गया, क्लियर। और हमें पता है log 10 के बेस में लिखे तो क्या लिखेंगे 2.303 एन आर टी log क्या लिखूंगा P2/P1, या फिर क्या लिखेंगे बेटा 2.303 एन आर टी
log v1 बाई v2। समझ में आ गया? यस और नो? तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कहाँ होता है बेटा, एक बात तो ध्यान रखना, या तो बच्चा क्या करेगा यहाँ साइन में कंफ्यूज होगा, या फिर क्या करेगा p1 बाई p2 बच्चा रट के रखता है। बात सही है, बच्चे की गलती नहीं है कि सर ने ये बताया था p4 पहले, यानी क्या होगा, प्रेशर p1 पहले आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्या देगा, जानबूझकर p2 बाई p1। और वो क्यों देगा, इसलिए देगा क्योंकि माइनस होता है तब p1 बाई p2 होता है, प्लस कर देगा तो p2 बाई p1 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो बेटा, नोट करो। चलिए बेटा, यस और नो? चलो बेटा, तो ये अपने बात की गिव्स फ्री एनर्जी पर घुमा फिरा के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पूछता है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। ठीक है, एक एक कंडीशन ध्यान रखना, मैंने ब्लॉक की है जिसमें डायरेक्टली ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, चलो बेटा देखो, एक बच्चों देखो अपनी स्टाइल में याद रखने का तरीका क्या, गिव्स फ्री एनर्जी होती है उसको अलग अलग टर्म में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी हेल्प से ये पूछे, उसकी हेल्प से ये पूछे, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, कैसे बच्चों देखो कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, ये एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, थोड़ा चार्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है डेल जी नॉट, ये तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, डेल जी नोट। क्लियर? ठीक है, एक तो हम क्या करें, डेल जी नोट को अपन क्या करें बेटा, डेल एच नोट की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये है बच्चों। क्लियर? ठीक है, एक बच्चों डेल जी नोट को क्या करेगा, डेल जी नोट को ई सेल नोट की टर्म में भी लिख देगा। ओके, ये कैसे लिखना है, और एक क्या करेगा बेटा, डेल जी नोट को किसकी टर्म में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में कैसे लिखता है। ओके, ये ध्यान रखना, अलग अलग कंडीशंस होती है, ध्यान रखना। ये चार्ट दिमाग में है तो बच्चों काफी इजी हो जाएगा। कैसे, डेल जी नोट को डेल एच नोट की टर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, हमें पता है डेल जी नोट इक्वल टू माइनस क्या होता है, डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। यस और नो? अरे होता है नहीं होता, होता है बच्चों। और के की टर्म में कैसे लिखते हैं, डेल जी नोट इसको टू क्या करते हैं, -2.303, और क्या करते हैं बेटा, हमें पता है -2.303 आरटी के अकॉर्डिंग किया था ना, यानी आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। यस और नो? ठीक है बेटा, ठीक है, ये अपने पास के की टर्म में। और ई सेल की टर्म में कैसे करते हैं, डेल जी नॉट इसको टू क्या होता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन क्या करते हैं, यानी -NF ई सेल नॉट। यस और नो? अरे याद है ना? ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे इनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्वर्ट किया था, याद है ना? अगर डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करें तो अपन क्या करते हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम इसको टू क्या होता है बेटा, N ई सेल नॉट अपॉन 0.0597 इक्वेशन के अकॉर्डिंग। याद है ना? यस और नो? क्लियर? तो थोड़ा ये चार्ट दिमाग में रखना, किसको किस में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो नोट करो फटाफट। कर लिए बेटा? अरे कर लिए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये अपने बात की है डेल जी के बारे में, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे हमें डिस्कस करना है, क्या करना है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई बेटा? ओके, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। चलो हेडिंग लिखो, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्वतः व अस्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः व अस्वतः प्रक्रम। देखो
स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्वतः व अस्वतः प्रक्रम। देखो बेटा क्या होते हैं, कैसे होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वैसे तो हम कई बार ये पढ़ चुके हैं स्वतः अस्वतः मतलब क्या होता है, लेकिन बेटा ध्यान रखना अब इस पे डिटेल से मैं कैसे पूछ सकता, कंडीशंस कैसे पूछ सकता, एक एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस जो क्या होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से कंप्लीट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। बात समझ में आ गई, स्वतः प्रक्रम बोला जाता है। क्लियर, यानी खुद की एनर्जी का यूज करते हुए। ओके, यानी बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, दूसरे से एनर्जी गेन करने की जरूरत नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली अपन बात करें जैसे क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अरे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है क्या, नहीं बच्चों। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है। या फिर अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो यानी अपन क्या कह सकते हैं, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अरे करंट क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती नहीं करती, करती है। जैसे पावर हाउस वाले बच्चों क्या करते हैं, वहां पर पोटेंशियल वोल्टेज ज्यादा है और वहां से करंट क्या आती है, हमारे घर की तरफ आती है। बेटा आती नहीं आती, इसलिए तो वो बिल लेके आते हैं, वरना अपने घर से अगर वहां जाती है तो अपन बिल लेके नहीं चले जाते क्या, अरे होता नहीं होता। कहने का मतलब क्या, करंट का फ्लो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप होगा अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें क्या, एक जैसे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की अपन ने बात की थी, तो वहां डेफिनेशन में ये वर्ड बार बार आया था, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो। क्लियर, अगर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन हो सकता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, ध्यान है ना। अरे नॉर्मल दोनों का कॉमन कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना। क्लियर, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दे, झिल्ली लगा दे, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे स्पॉन्टेनियस क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोल देते हैं, प्रासरण बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। प्रासरण व विसरण ये भी कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा, स्वतः होते हैं। क्लियर, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, अवक्षेपण अभिक्रिया है। जो प्रेसिपिटेट बनता है बेटा वो स्टेबल होता है नहीं होता, वो स्टेबल होता है जैसे मान लो ए से बी का फॉर्मेशन हो। ओके, ए से अगर बी का फॉर्मेशन होता है, बी अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल की तरफ क्या होगा, कोई अपने आप ट्रांसफर होगा नहीं होगा, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई क्या करना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा। समझ में आ गया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है वो भी क्या होती है बेटा, यानी स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है। क्लियर, एंड क्या, नेचुरल प्रोसेस, नेचर में जो प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा था प्लांट की ग्रोथ है या फिर अपनी ग्रोथ है, किसी बच्चे को माँ बाप छोड़ दे तो ये है क्या, उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। अरे कहीं ना कहीं से काम तो चलता रहेगा बेटा, अपन केयर करें। मैंने क्या कहा, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई बच्चा हो या कोई एनिमल हो, कोई भी हो, अगर क्या हो उसका जो ओनर है या फिर पेरेंट्स है जो भी है, वो उसकी केयर करना छोड़ दे तो ये है क्या, उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, नहीं। नेचुरल भी कैसे न कैसे करके उसका काम तो चलता रहेगा, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, यस और नो। और नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे, वो प्रोसेस जो क्या कहते हैं, क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से कंप्लीट होते हैं। नाम से पता चल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः यानी अपने आप नहीं होंगे। अपने आप नहीं होंगे तो क्या होगा, इनको कंप्लीट होने के लिए किसी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन करनी पड़ती है। ओके, बच्चा कहेगा सर इनके कोई एग्जांपल, इनके तो हजारों एग्जांपल है बेटा, ठीक है। चाहे मान लो फैन हो या फिर क्या व्हीकल चलाना हो, कुछ भी हो बेटा, इसके अपन अपने डेली लाइफ के कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इसमें कोई खास एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। क्लियर, यस और नो। लिखो बेटा, लिखो स्टेटमेंट, लिखो द process which are completed without help of any external source, the process which are completed without help of any external source, the process which are completed without help of any external source or energy, the process which are completed without help of any external source or energy called as spontaneous process, हिंदी में लिखो बेटा, वे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं। वे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं।
वे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं। वे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। लिख लिए बच्चों। देखो इनके एग्जांपल में जैसे मान लो करंट वाला तो आपको पता ही बेटा सर्किट कंप्लीट है, तो जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, करंट अपने आप ट्रांसफर होती है। क्लियर। हीट का भी आप देख सकते हो बेटा, क्या डेली लाइफ में आप देखते हो बेटा, जैसे मान लो कोई कंटेनर होता है बच्चों, देखो पात्र होता है, उसमें क्या कुछ भी हम खाना वाना उसमें बनाते हैं, तो देखा होगा अपन क्या करते हैं यार, पहले जैसे जंगल में खाना बनाते थे उस कंटेनर के चारों तरफ आग लगा दे, ऐसे बनाते हैं क्या, नहीं, अपन गैस पे रख के उसका जो बॉटम होता है, ओनली बॉटम होता है बेटा, उस पर हीट करते हैं। यस और नो। और हमें पता है कुछ टाइम बाद अगर उसके ऊपर के पार्ट को हम टच करें तो क्या होता है बेटा, वो भी गरम गरम फील होता है, नहीं होता, होता है। क्यों? क्योंकि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसे? अगर बॉटम पे हीट आ रही है तो क्या होगा बेटा, यानी हाई टेम्परेचर, बॉटम वाला टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है बच्चों, ठीक है, कम है, तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, यानी जो बॉटम वाला पार्ट है उससे अपर साइड का जो पार्ट है बेटा, एज है, उस पर क्या होगा, अपने आप हीट ट्रांसफर होगी और वो भी गरम गरम फील होगा। क्लियर। या फिर कोई मेटल की रोड है, आप डेली लाइफ में अगर पूरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप सीख सकते हो बेटा। कैसे? कोई मेटल की रोड है, ठीक है, उसको क्या करना, मेटल की रोड लेना, ध्यान रखना बच्चों, तो क्या उसे गैस पे रखना, गैस ऑन करना और उसको पकड़ के ऐसे बैठ जाना या खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ी देर बाद आपको अच्छा अच्छा फील होगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने हीट तो क्या दूसरे पार्ट को दी थी, याद है ना, फिजिक्स में पढ़ते बेटा, क्या बोलते हैं इसे, संवहन बोलते हैं ना, कंडेंस, ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा, यानी दूसरे पार्ट को आपने क्या दी थी बेटा, हीट दी थी, दूसरे पार्ट को आपने हीट दी थी, लेकिन हमें पता जो अपनी साइड जो इसका एंड है बेटा, क्या होगा, अरे उस तरफ हीट अपने आप ट्रांसफर होगी, नहीं होगी, होगी बेटा। आ गया समझ में? तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल आप देख सकते हो डेली लाइफ में हीट के रेस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 1, द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट, the flow of heat from high temperature to low temperature, the flow of heat from high temperature to low temperature, the flow of heat from high temperature to low temperature, the flow of heat from high temperature to low temperature। ठीक है, हिंदी में लिखो। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उष्मा का प्रवाह, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उष्मा का प्रवाह, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उष्मा का प्रवाह, नंबर 2 लिखो बेटा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, flow of current from high potential to low potential, flow of current from high potential to low potential, flow of current from high potential to low potential। हिंदी में लिखो बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह, ठीक है। थर्ड लिखो, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हिंदी में लिखो, प्रासरण व विसरण, प्रासरण व विसरण, प्रासरण व विसरण। नंबर 4 लिखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। हिंदी में लिखो, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, नंबर 5 लिखो बेटा, ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस। हिंदी में लिखो, सभी प्राकृतिक प्रक्रम, सभी प्राकृतिक प्रक्रम।
ठीक है, ये तो अपने बात की बेटा किसकी, स्पॉन्टेनियस की, कैसे होता है, इसके एग्जांपल कौन होते हैं, क्लियर। ठीक है बेटा, अब बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है ये वो लिख लो, लिखो द प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द प्रोसेस which are completed, the process which are completed with the help of external source or energy, the process which are completed with the help of external source or energy, the process which are completed with the help of external source or energy called as non-spontaneous process. Called as non-spontaneous process. हिंदी में लिखो, वे प्रक्रम जो बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बाह्य स्रोत या ऊर्जा की सहायता से संपन्न होते हैं, अस्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे, और ये जो पॉइंट मैं लिखाऊंगा इसको स्टार मार्क करना है बेटा। अभी जो लिखाऊंगा क्या कैसे कहेंगे बेटा, देखो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर जनरली स्पॉन्टेनियस इन नेचर। मैंने क्या कहा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर जनरली स्पॉन्टेनियस इन नेचर, यानी उष्माक्षेपी प्रक्रम होते हैं वो सामान्यतः क्या स्वतः प्रकृति के होते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों, समझना है बेटा, देखो कैसे नॉर्मली क्या करेंगे, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमें पता है प्रोसेस एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी कब होता है बेटा, जब हमें पता है बच्चों वो हीट या एनर्जी का लॉस करता है, यस और नो। और हमें पता है अगर वो लॉस करेगा, अरे खुद की एनर्जी का लॉस कर रहा है कंप्लीट होने के लिए, संपन्न होने के लिए, इसका मतलब क्या होगा, खुद की एनर्जी की हेल्प से कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो एक्सोथर्मिक वाली कंडीशन होती है वो जनरली किस में आती है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आती है, क्लियर। लेकिन क्या मैक्सिमम एंडोथर्मिक प्रोसेस, सुन लेना, मैक्सिमम, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, यानी क्या लिखेंगे, अधिकांश क्या करेंगे बेटा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस अधिकांश उष्मा शोषी प्रक्रम क्या होते हैं, अस्वतः प्रकृति के होते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बेटा हमें पता है अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या, उष्मा शोषी यानी हीट को गेन करेगा, इसका मतलब हीट को गेन करके वो कंप्लीट होता है, इसका मतलब हीट को गेन करेगा, कहां से करेगा, बाहर से हीट को गेन करेगा, यस और नो। बाहर से हीट को गेन करेगा तो क्या होगा बेटा, बाहर से अगर हीट को गेन कर रहा है तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा 3-4 मैं एग्जांपल लिखा रहा हूं बेटा, क्या समझना इस बात को, बट देखो बेटा समझना, एक तो जैसे मैं लिखूं क्या, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, क्या कहा, देखो अच्छे समझना, मैंने क्या बोला, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसकी मैं बात करूं बच्चों, ठीक है। एक मैं लिखूं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना। एक और होता है इसमें जो प्रैक्टिकली होता है बेटा, क्या, स्प्रेडिंग ऑफ इंक, क्या कहा, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ठीक है, यानी जल में क्या होगा, स्याही, इंक आती है ना, स्याही का फैलना। ओके चलो बेटा देखो बात करें इन तीनों प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक तो होते हैं बेटा, क्या कहा, यानी एंडोथर्मिक एंड, लेकिन कैसे होते हैं बेटा, एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंडोथर्मिक होने के बाद भी ये कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या कहा, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये क्या होंगे, एंडोथर्मिक भी है, फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, नॉर्मली मैंने क्या कहा, एंडोथर्मिक प्रोसेस उष्मा शोषी प्रक्रम वो होते हैं जो बाहर से हीट या एनर्जी गेन करते हैं, और बाहर से गेन करते हैं, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, वो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन ये जो 3 केस मैंने लिखे वो एंडोथर्मिक होने के बाद भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा
बेटा समझना, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जल का वाष्पीकरण। अरे ये बताओ, हम जल को हीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, गैस पे रख के या हीटर पे रख के गर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका वेपराइजेशन होगा। लेकिन क्या होगा बेटा, हम उसे गर्म करना बंद कर देते उसका वेपराइजेशन नहीं होगा, क्या होगा बेटा? हमें देखते हैं ओशियन है, रिवर है वगैरह, इनमें वाटर वेपराइज होकर नेचुरल फॉर्म में अपने आप वेपराइज होकर क्या करेगा, क्लाउड, बादल का फॉर्मेशन करता है, तभी तो बारिश वगैरह होती है। समझ में आ गया? इसका मतलब नेचुरली अपने आप हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा। आपको कैसे ऊपर वाला कर रहा है ना, या सन कर रहा है ना, वो क्या हम में इंक्लूड नहीं है बेटा। बात समझ में आई क्या? यानी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ठीक है। अपने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस अगर मेल्ट होगी तो हमें पता, हम मेल्ट करेंगे, हम हीट देंगे तो ही मेल्ट होगी क्या? नहीं बेटा। अरे नेचुरली अपने आप हो सकती, नहीं हो सकती? हो सकती है। ओके। या फिर स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, यानी जल में क्या होगा, इंक यानी स्याही का फैलना। तो क्या होता है बेटा, नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर अपन बात देखें तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस तो एंडोथर्मिक तो है और स्पॉन्टेनियस नेचर का भी ये होता है बच्चों। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके रेस्पेक्ट बात करें तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वाटर में इंक डाली जाए तो वो इसके टेम्परेचर को क्या करेगी, थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता लेकिन माइक्रो चेंजेस आता है, क्या टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? प्रोसेस कैसा होता है, यानी एंडोथर्मिक नेचर का होता है। लेकिन क्या होगा बेटा, इसको डिजोल्व करने के लिए यानी स्प्रेड करने के लिए हमने वाटर में क्या करेंगे, इंक डाल दी सपोज करो, तो हम उसे क्या एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से इसे क्या करेंगे, अरे मिलाएंगे तो ही वो डिजोल्व होगी क्या? नहीं बच्चों, वो अपने आप भी उसमें फैल सकती है। लेकिन क्या, थोड़ा टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? फिर सुन लेना इस बात को, ये कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक तो है तो क्या, लेकिन फिर भी कैसे, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। हाँ, हम क्या करेंगे, आइस की मेल्टिंग है, वाटर के वेपराइजेशन की रेट को हम भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम इसकी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? कोई कंटेनर है उसमें वाटर फिल है बेटा, तो क्या होगा, अरे वाटर अपने आप वेपराइज होगा, नहीं होगा? होगा। हाँ, हम अगर गैस पे रख के उसे हीट करें तो वो फास्टली वेपराइज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, हम उसकी रेट को चेंज कर सकते हैं, उसकी दर को परिवर्तित कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर को। क्लियर? ठीक है। आइस की मेल्टिंग की बात करें, अगर हम क्या करें, अपने क्या किया, जैसे आइस को क्या किया, फ्रीज से निकाल के ऐसे ही रख दिया, मान लो कहीं बॉक्स पर रख दिया, कहीं पर रख दिया, टेबल पर रख दिया, तो नेचुरली वो मेल्ट नहीं होगी, क्या होगी? हाँ, हम क्या करें, उसे अगर धूप में रख दे, सनलाइट में रख दे या गैस पर रख दे तो वो फास्टली क्या होगा बेटा, मेल्ट होगा। लेकिन नेचुरली अपने आप भी मेल्ट हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। क्लियर? ठीक है। इंक की बात करें, वाटर में क्या किया, बोतल में जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप इंक की डाल के छोड़ दी तो क्या होगा, अपने आप वो इसमें फैलेगी, नहीं फैलेगी? फैलेगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम क्या करें, मैकेनिकल वर्क करेंगे उस पर चम्मच से, स्पून से, तो ही वो फैलेगी क्या? नहीं, अपने आप भी फैल सकती है। समझ में आ गया? यस और नो? तो ध्यान रखना बेटा, क्या स्टेटमेंट को ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो जनरली, ध्यान रखना मैं जनरली बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जेई में गलती करवा चुका है ये स्टेटमेंट बच्चों से, बच्चा रट के रखता है, एक्सोथर्मिक है, हीट लॉस करेगा, स्पॉन्टेनियस, तो जनरली मैंने क्यों बोला, ध्यान रखना, जेई में आ चुका है ये स्टेटमेंट। क्या अगर अदर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक को हमेशा क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस मान के आंसर देंगे। फिर सुन लेना, अगर अदर कोई ऑप्शन आंसर नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर करेंगे। लेकिन मैं जनरली क्यों बोल रहा हूं, अगर इससे मोर करेक्ट ऑप्शन कोई है तो वो जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर? बाकी ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है तो क्या होगा, अगर ये बोल दे एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर तो वो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये 100% करेक्ट हो इतना श्योर नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन एंडोथर्मिक की श्योर है बेटा, मैक्सिमम, मैंने बोला है मैक्सिमम, जैसे कुछ केसेस ये है बेटा, ठीक है, मैक्सिमम एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वाले केस में आते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? लिखो बेटा, स्टामा करके लिखना, लिखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर जनरली को अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना बेटा, बाकी ऑप्शन कंफर्म करके फिर आंसर देना है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर जनरली, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर जनरली स्पॉन्टेनियस इन नेचर, exothermic process are generally spontaneous in nature while maximum endothermic process, यहां बेटा मैक्सिमम को अंडरलाइन कर लेना, नॉन स्पॉन्टेनियस से पहले मैक्सिमम, ठीक है, while maximum endothermic process are non spontaneous in nature,
while maximum endothermic process are non spontaneous in nature, maximum endothermic process are non spontaneous in nature। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, उष्मा क्षेपी प्रक्रम सामान्यतः, उष्मा क्षेपी प्रक्रम सामान्यतः, यहां सामान्यतः अंडरलाइन कर लेना बेटा, उष्मा क्षेपी प्रक्रम सामान्यतः स्वतः प्रकृति के होते हैं, उष्मा क्षेपी प्रक्रम सामान्यतः स्वतः प्रकृति के होते हैं, जबकि अधिकांश उष्मा शोषी प्रक्रम, अधिकांश को अंडरलाइन कर लेना, जबकि अधिकांश उष्मा शोषी प्रक्रम अस्वतः प्रकृति के होते हैं, अस्वतः प्रकृति के होते हैं। अधिकांश उष्माशोषी प्रक्रम अस्वतः प्रकृति के होते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। तो वहां पर क्या होगा, सामान्यतः, यहाँ पर अधिकांश, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, वर्डिंग को ध्यान रखना। ये एग्जांपल लिखो बेटा, कैसे, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जल का वाष्पीकरण, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, जल में स्याही का फैलना। ठीक है, कैसे होंगे, एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है बेटा, कैसे होंगे, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी भी है लेकिन फिर भी कैसे हैं, स्वतः है बच्चों। ठीक है, नोट करो। चलो, ये बात समझ में आई क्या, यस और नो? चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो एक चीज बेटा और ध्यान रखना, क्या ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जो बोला है इसको क्या करेगा, डेल जी से कोरिलेट करके कैसे पूछता है, क्योंकि डेल जी से ही कोरिलेट है बेटा। ये अपन ने क्या कहा, डेल जी कहता ही क्या है, किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। ओके, चलो बेटा देखो, डेल जी की हेल्प से बात करते हैं कैसे हमें करना है, क्या करना। आपको क्या करेगा, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या करेगा, एंथैल्पी और एंट्रोपी की आपको वैल्यू देगा। मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू देगा। डेल एच इतना है, डेल एस इतना है। क्लियर, आपसे क्या पूछेगा, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। मैंने क्या कहा, किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, किस टेम्परेचर पर क्या होगा, यानी कितने से ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, और कितने से कम टेम्परेचर पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। 3 कंडीशन पूछेगा बेटा। ओके, तो देखते हैं बेटा वन बाय वन, समझना बेटा कैसे करना है, क्या करना। ओके, देखो बेटा मैंने क्या कहा, स्पॉन्टेनिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना ही है। डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। यस और नो, अरे ध्यान है ना। ठीक है बेटा, चलो पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट वाली अगर हम बात करें बेटा तो क्या लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा हूं, इफ डेल जी इक्वल टू 0, मुझे पता है डेल जी क्या हो बेटा, 0 हो, तो हमें पता है कंडीशन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो, अरे साम्य अवस्था होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। इसका मतलब क्या करूं मैं, इक्विलिब्रियम स्टेट के रेस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या कह सकता हूं, डेल जी इक्वल टू क्या, डेल एच माइनस टी डेल एस, और डेल जी क्या है बेटा 0, तो मैं क्या कर सकता हूं, डेल जी की जगह 0 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, यानी डेल एच माइनस टी डेल एस अगर डेल जी के बराबर है तो डेल जी इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा, 0। तो फाइनली ये भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसका मतलब डेल एच और टी डेल एस इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, अरे इक्वल है या नहीं है, 10 माइनस 10 तभी तो 0 आता है बेटा। ओके, तो क्या करेंगे यहां से, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, टी डेल एस, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, टी डेल एस या फिर एच, यानी डेल एच इक्वल टू क्या होगा, टी डेल एस। अरे दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे बेटा, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, और अगर दोनों इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आई। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यानी डेल एच और डेल एस इन दोनों की जो वैल्यू दी जाएगी उनका रेशियो करूंगा, और इसका रेशियो सपोज करो आपके पास आ रहा है 100 केल्विन। मैंने क्या कहा, अगर मान लो इनको सोल्व करने पर वैल्यू जो दे रखी है, सोल्व करने पर रेशियो टेम्परेचर कितना आ रहा है, 100 केल्विन आ रहा है, मतलब क्या होगा,
100 केल्विन पर रिएक्शन कैसे होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये रिलेशन कब आया, जब डेल जी 0 लिया, और डेल जी 0 होता है तो रिएक्शन कैसे होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, यानी साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। समझ में आ गया, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई, क्लियर? चलो बेटा अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमें पता है जो डेल जी है, इफ डेल जी इक्वल टू क्या है बेटा, नेगेटिव हो। मैंने क्या कहा, डेल जी क्या हो, नेगेटिव हो। और हमें पता है डेल जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस और नो? अरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या नहीं होता, होता है बेटा, क्लियर? चलो देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अपन ने क्या कहा, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस, यस और नो? क्लियर? ठीक है, डेल जी क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस मैं क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव के इक्वल। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस नेगेटिव कब आएगा, जब डेल एच ज्यादा हो या टी डेल एस ज्यादा हो, टी डेल एस वाली वैल्यू ज्यादा हो, यस और नो? होगा बेटा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, टी डेल एस ग्रेटर देन क्या होगा, डेल एच, क्योंकि ये वाला स्टेप हमें पता है बच्चों क्या होगा, ये वाला स्टेप अगर ज्यादा हो माइनस वाला, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टी की अगर मैं बात करूं, देखो ग्रेटर का सिंबल है, इधर क्या बच गया, डेल एच, और डेल एच इसके अपोन में आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। और हमें पता है इसका मतलब क्या कहेंगे, मतलब डेल एच और डेल एस, क्या कहा, डेल एच और डेल एस, इनका जो रेशियो आएगा उससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या कहा, रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बच्चों हमें पता है ये रिलेशन कब आया है, जब हमने डेल जी को नेगेटिव माना है, और डेल जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। समझ में आ गया, क्लियर? तो मैंने क्या कहा, जैसे आपको जो डेल एच और डेल एस की वैल्यू दे रखी है, सीधा आपको ऑप्शन देगा किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, किस पर इक्विलिब्रियम में, किस पर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या करना है, डेल एच और डेल एस की जो वैल्यू दे रखी है उनका रेशियो करो, और रेशियो करके जो वैल्यू आ रही है, सपोज करो जैसे 100 केल्विन आ गया, तो 100 से ज्यादा वाला जो भी ऑप्शन दे रखा है उस कंडीशन में रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आ गया, क्लियर? चलो बेटा एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है, इफ डेल जी इक्वल टू क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। क्या कहा, डेल जी क्या हो, पॉजिटिव। और डेल जी अगर पॉजिटिव होता है तो हमें पता है बेटा प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है रे, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर? इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई करें तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, अब मुझे क्या मानना है, अगर मैं डेल जी को पॉजिटिव मानूं तो डेल जी इसके इक्वल है, दोनों के डिफरेंस के इक्वल, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो। ओके ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं बच्चों, देखो इसका मतलब डेल एच और टी डेल एस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा, जब डेल एच ज्यादा हो या टी डेल एस ज्यादा हो। अरे डेल एच ज्यादा होगा 20 माइनस 10 करूंगा बेटा, माइनस वाला कम होगा, तभी तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस और नो? इसका मतलब डेल एच ग्रेटर होगा, या फिर कह दूं टी डेल एस क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। यस और नो? इसका मतलब क्या कहेंगे, टी डेल एस लेस देन डेल एच। यस और नो? कोई डाउट? तो यहां से क्या कह सकते हैं बेटा, टी ऐसा कैसा, लेस देन का साइन है, और क्या लिखेंगे, डेल एच, और डेल एस अगर अपोन में आए तो अपोन में क्या आ जाएगा, डेल एस। और हमें पता इस कंडीशन की बात करें तो रिएक्शन कैसे होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः अभिक्रिया। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे देखो बेटा, मैंने क्या कहा, आपको जो टेम्परेचर यानी डेल एच और डेल एस की वैल्यू दे रखी है, उससे मैंने कहा दोनों के रेशियो से सपोज करो टेम्परेचर आ गया 100 केल्विन जो आ रहा था, तो 100 से कम वाला जो ऑप्शन जो भी आएगा टेम्परेचर का, मैंने क्या कहा, दोनों के रेशियो से टेम्परेचर अगर आ गया 100 केल्विन, तो 100 केल्विन से कम जो भी टेम्परेचर हमें दे रखा 90, 95, 96 जो भी दे रखा बेटा, उससे कम वाले टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता ये रिलेशन, ये कंडीशन कब आई है, जब हमने डेल जी को पॉजिटिव माना है, और डेल जी को पॉजिटिव माना है, जब डेल जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है। समझ में आ गया? यस और नो? इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, अपन डिस्कस भी करेंगे क्या, किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, किस पर नॉन स्पॉन्टेनियस, और किस पर इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन होगी। क्लियर? ये तो समझाने का तरीका। टाइम अगर बचाना हो तो एक ही बात याद रखनी है, क्या, एंथैल्पी और एंट्रोपी, डेल एच और डेल एस की जो वैल्यू दे रखी है दोनों का रेशियो कर दूंगा, अगर दोनों के रेशियो के इक्वल अगर टेम्परेचर आ रहा है उस पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, उससे ज्यादा वाले पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस, उससे कम वाले टेम्परेचर पर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर? को डाउट नोट करो फटाफट। अरे को डाउट बेटा, कोई भी डाउट? फटाफट नोट करो। अरे जो समझाया वो समझ में तो आया क्या? रिप्लाई करो फटाफट, सुनने क्यों बैठे हो? ये मुकेश एक ही क्लास ले रहा है क्या, बाकी क्लास नहीं ले रहे क्या? फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट फटाफट फटाफट। जिसका रिप्लाई नहीं आएगा समझूंगा उसके समझ में नहीं आया, फिर उससे क्वेश्चन किया जाएगा, लाइव क्वेश्चन। चलिए बेटा, ठीक है, चलो। आयुष, दीपिका, पूजा, विनीता, गौरव, सुहानी, रितु, निकिता, सैनी, जतिन, जयंत, प्रेम, शाहरुख, मनीषा, आर्यन, ठीक है, प्रज्ञा, निकिता, मुकेश। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात करते हैं, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा। बात समझ में आई बच्चों? देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, सीधा टिक लगा के पूछेगा क्या कि किस कंडीशन में रिएक्शन कैसे होगी, किस कंडीशन में क्या होगा, और बच्चा वही रह जाएगा। जैसे स्वानी ने कहा था सर उन टीचर ने बताया तो कंफ्यूज हो गई, ये हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे, समझना इस बात को। चलो हेडिंग लिखो बेटा, स्टामा करके लिखो कंडीशन, हेडिंग लिखो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के स्वतंत्रता की स्थिति। चलो चल स्वानी, बाकी बच्चे भी ध्यान रखना। स्वानी अब बताना, वहां पढ़ा तो कंफ्यूज हो गई थी, अब बताना कंफ्यूज होती है क्या? 1% में पूरे खानदान में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। समझना बच्चों, देखो कैसे करना है, क्या करना। मैंने क्या कहा, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, यानी आपसे पूछेगा किस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, हिंदी में क्या कहेंगे, अभिक्रिया के स्वतंत्रता। अरे तीता पपीता, ध्यान है ना बेटा, अभिक्रिया के स्वतंत्रता की स्थिति यानी स्पॉन्टेनिटी की स्थिति, यानी क्या बोलेगा, किस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। पहली बात तो इसमें 4 कंडीशन पूछता है बेटा, क्या यानी रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस कंडीशन में होगी, नहीं होगी तो किस कंडीशन में होगी। तो इसमें अलग अलग कंडीशन दे देगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो एंट्रोपी इंक्रीज होना, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो एंट्रोपी डिक्रीज होना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो एंट्रोपी इंक्रीज होना, और रिएक्शन कैसी एक्सो हो और एंट्रोपी डिक्रीज होना। मैंने क्या कहा, एक्सो और एंडो और एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज, अलग अलग कंडीशन हमें दे देगा। तो उस कंडीशन में कैसे करना है, क्या करना है। ओके, सबसे पहले अपना मेन कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान रखना ही रखना है बेटा। क्या बच्चों देखो कैसे करना है, सबसे पहले क्या अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यस और नो। अरे ध्यान है ना, ठीक है बेटा, ये तो मेन कॉन्सेप्ट था ही था। मैंने क्या कहा था, स्टामा किया था, कॉन्सेप्चुअल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ये फॉर्मूला दिमाग में आना ही चाहिए बेटा। ओके, और हमें ये भी पता है कि इफ डेल जी इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव, तो हमें पता है प्रोसेस या रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस और नो। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो बेटा देखो अब इसमें अलग अलग कंडीशन क्या देगा। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, इफ रिएक्शन इज, समझना, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस,
यानी रिएक्शन कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब समझना इस बात को बेटा, देखो कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले अपना मेन कॉन्सेप्ट लिख दो, रटना नहीं है बच्चों। क्या कहेंगे, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्लियर, अच्छे से समझना स्टेप बाय स्टेप। कैसे, सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसके नीचे लिख दो बेटा पॉजिटिव, काम खत्म। क्लियर, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या बोल रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज। अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो एक बात तो श्योर है, डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव। यस और नो, मैंने क्या कहा, एंट्रोपी इंक्रीज की कंडीशन है। जैसे मैंने कहा 4 कंडीशन देगा, अलग अलग कंडीशन है। एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो हमें पता है डेल एस क्या होगा बेटा, अरे पॉजिटिव होगा। डेल एस अगर पॉजिटिव होगा तो डेल एस इस माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर, अरे प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। यस और नो, मैंने क्या कहा बेटा, सुनना इस बात को। देखो अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, पहले इसको भूल जाओ, अगर एंट्रोपी की बात करा तो ओनली डेल एस पर फोकस करो। एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव, सीधी सी बात है। डेल एस अगर पॉजिटिव होगा तो इस माइनस टी से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जो मैंने नीचे साइन लिखा है बेटा वो ध्यान रखना, पूरे सेकंड स्टेप का है। सेकंड स्टेप कौन सा, एक तो माइनस से पहले एक माइनस के बाद। ये फर्स्ट स्टेप है डेल एच और ये इसका सेकंड स्टेप है टी डेल एस। क्लियर, ये जो माइनस लिखा क्या इस पूरे के लिए है, टी डेल एस के लिए। ओके, एंट्रोपी इंक्रीज तो डेल एस पॉजिटिव। डेल एस अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, यानी माइनस टी से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो, क्लियर। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, हमें पता है रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा बेटा, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी। और हमें पता है डेल जी नेगेटिव आने के लिए अगर 2 स्टेप है उनके अलग अलग साइन है तो नेगेटिव वाले का ग्रेटर होना जरूरी है। यस और नो, तभी तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी डेल जी नेगेटिव आएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर, इसका मतलब 2 स्टेप मेरे पास कौन कौन है, डेल एच और टी डेल एस। ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ है, तो मैं क्या कहूंगा, इफ। इफ मतलब ऐसा हो, कोई कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसा होगा तो ही होगा। क्या, इफ टी डेल एस, क्या कहा बेटा, टी डेल एस ग्रेटर देन डेल एच। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, टी डेल एस क्या है, ये वाला स्टेप। क्लियर, अगर टी डेल एस किससे है बेटा, डेल एच से ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला स्टेप ज्यादा होगा। नेगेटिव वाला स्टेप ज्यादा होगा तो हमें पता रिएक्शन, हमें पता डेल जी कैसा होगा, अरे नेगेटिव होगा नहीं होगा। माइनस वाला ज्यादा बेटा, -20 + 10 तो -10 आएगा नहीं आएगा, आएगा। वही कंडीशन है, अगर टी डेल एच ज्यादा है, टी डेल एच ज्यादा है तो बेटा क्या होगा, डेल एच हमें पता है डेल जी नेगेटिव आ जाएगा और डेल जी नेगेटिव आ जाएगा तो रिएक्शन कैसी होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात समझ में आई। बच्चा कहेगा सर बस यही पूछेगा क्या, नहीं बेटा, देखो क्या पूछेगा, समझना इस बात को। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो देखो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो होगी। देखो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी नेगेटिव हो। डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब टी डेल एस वाला स्टेप ज्यादा हो। और टी डेल एस वाला स्टेप ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। यस और नो, क्या कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई है तो हमें पता है टी डेल एस के साथ मल्टीप्लाई, यानी रिजल्ट क्या आएगा, टेम्परेचर अगर हाई हो तो बेटा डेल एस के साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू ज्यादा होगी नहीं होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, अगर टेम्परेचर कम है तो हमें पता है दोनों का रिजल्टेंट कम आ सकता नहीं आ सकता, और अगर माइनस वाली वैल्यू कम हो गई तो हमें पता है रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ आएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होगी क्या, कभी नहीं होगी बेटा। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी का क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना जरूरी है। डेल जी का नेगेटिव होने के लिए टी डेल एस वाले स्टेप का ज्यादा होना जरूरी है, और टी डेल एस वाले स्टेप के ज्यादा होने के लिए टी का ज्यादा होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर। बात समझ में आई क्या, इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, रिएक्शन, यानी क्या कहेंगे, रिएक्शन में बी स्पॉन्टेनियस, में बी यानी कंफर्म नहीं कह सकते, रिएक्शन में बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो सकती है, एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर अगर हाई होगा बेटा तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर हाई होगा तो टी डेल एस वाला स्टेप क्या होगा, ज्यादा होगा।
टी डेल एस वाला स्टेप ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट के नेगेटिव आने के चांसेस उतने ही ज्यादा, और रिजल्ट के नेगेटिव आने के चांसेस जितने ज्यादा, स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? कंफर्म नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी है बेटा, क्यों टेम्परेचर कितना है, श्योर तो नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें ध्यान नहीं है। अगर डेल एच और डेल एस की एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान होती तो अभी जैसे किया था, डेल एच अपॉन डेल एस ग्रेटर देन टेम्परेचर तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, लेस देन में नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल में इक्विलिब्रियम स्टेट, याद है ना? इनकी वैल्यू हमें ध्यान है क्या, ओनली पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो नेगेटिव वाला स्टेप ज्यादा है तो डेल जी नेगेटिव आ सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो फटाफट। कर लिए बेटा? अरे आगे बढ़े क्या? चलो बेटा देखो, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा कैसे। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, देखो अब क्या करना है, कंडीशन अपनी वही है बेटा, क्या, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी को मैं बोल रहा हूं एंट्रोपी डिक्रीजेस, क्या कहा, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्लियर? जैसे बोला है बेटा स्टेप बाय स्टेप, अरे आप ऐसे मत कर देना काट के बेटा, उसको काट के ये कर दो, ध्यान रखना ये अलग कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना, टाइम बचाने के लिए मैंने तो कलाकारी की है, आपको पूरी ईमानदारी से काम करना है बेटा। ओके चलो देखो क्या कहा, मेन कॉन्सेप्ट अपना यही है, रिएक्शन कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव, काम खत्म, यानी माइनस से पहले वाला स्टेप तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। क्लियर? एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, मैंने क्या कहा, एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज है। एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेल एस क्या होगा, ये जो बोल रहा हूं बेटा केयरफुली अच्छे से सुनना, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कैसे, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेल एस क्या हो गया, नेगेटिव होगा, यस और नो। डेल एस अगर नेगेटिव है तो हमें पता है नेगेटिव डेल एस माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो। मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई? एंट्रोपी डिक्रीज बोल रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो डेल एस वाला स्टेप क्या होगा, नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव है बेटा तो माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब ये वाला स्टेप है ये भी पॉजिटिव, ये वाला स्टेप भी पॉजिटिव, दोनों स्टेप अगर पॉजिटिव है तो बेटा क्या कहेंगे, दोनों स्टेप भी अगर पॉजिटिव आ गए तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ आएगा। अरे +10 या फिर +20, चाहे +10 के साथ +20 हो, +100 हो, +1000 हो, +1,00,000 हो, कुछ भी हो बेटा, दोनों प्लस है, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, प्लस के साथ ही आएगा, यस और नो। क्लियर? इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, डेल एच एंड टी डेल एस, डेल एच एंड टी डेल एस दोनों क्या है, पॉजिटिव है बेटा, यस और नो। दोनों स्टेप पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों स्टेप अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है जो डेल जी है बेटा, मैंने क्या कहा, दोनों स्टेप पॉजिटिव है तो डेल जी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल जी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अब आपसे बोला जाए कि ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जब क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सके। देखते हैं बेटा, हमें पता है देखो दोनों स्टेप रिजल्टेंट पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं तो टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो भी क्या आएगा, रिजल्टेंट पॉजिटिव ही आएगा। टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस हो तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि दोनों स्टेप पॉजिटिव है बेटा। ये चाहे पॉजिटिव के साथ 1000 हो, ये मान लो 100 है तो भी क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव। ये चाहे बच्चों क्या हो 5000 हो तो भी इसके साथ ऐड होकर क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ ही रिजल्ट आएगा। जब दोनों स्टेप अगर पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट क्या, पॉजिटिव। रिजल्टेंट पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यस और नो। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगा बेटा तो क्या कहेंगे, प्रोसेस टेम्परेचर का कोई रोल है क्या, नहीं बेटा। तो क्या लिखेंगे, प्रोसेस या रिएक्शन विल, क्या कहेंगे, रिएक्शन will always नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहा, रिएक्शन विल ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अभिक्रिया सदैव क्या होगी, अस्वतः होगी। समझ में आ गया? क्लियर?
नोट करो फटाफट। बिल्कुल ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, नोट करो फटाफट। चलो कर लिए क्या? चलो बेटा ये अपने सेकंड कंडीशन की बात की, थर्ड कंडीशन देखते हैं बेटा। क्या रिएक्शन, अब देखो एंडोथर्मिक के रेस्पेक्ट में अपने दो कंडीशन देखी, अब रिएक्शन की नेचर को चेंज कर रहे हैं बेटा। एंडो की बजाय मैं क्या ले रहा हूं बेटा? एक्सो ले रहा हूं। क्या कहा? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंट्रोपी इंक्रीजेज। ओके चलो बेटा थर्ड कंडीशन देखते हैं। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक थी और एंट्रोपी क्या? इंक्रीज कर रहे हैं। ओके चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है बच्चों। देखो अगर हम बात करें बेटा तो कैसे करना, क्या करना, समझना इस बात को। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। देखो बेटा रिएक्शन क्या बोल रहा है? एक्सोथर्मिक, और हमें पता है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बच्चों डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। यस और नो? क्लियर। एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, हमें पता है बेटा एंट्रोपी अगर इंक्रीज है तो डेल एस क्या होगा? अरे पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? इंक्रीज होना फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव के साथ, याद है ना? तो डेल एस पॉजिटिव, और हमें पता है डेल एस पॉजिटिव है तो माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। यस और नो? बात समझ में आई क्या? मतलब डेल एच वाला स्टेप, टी डेल एस वाला स्टेप दोनों ही क्या है? नेगेटिव हो गए। अगर ये नेगेटिव है बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? डेल एच एंड टी डेल एस, डेल एच एंड टी डेल एस इक्वल टू क्या है? नेगेटिव है। दोनों ही स्टेप अगर नेगेटिव है तो हमें पता दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब डेल जी क्या होगा बेटा? अरे नेगेटिव के साथ आएगा, नहीं आएगा? -10 -1000 -10 -10,000 -20 और क्या -100 जो भी हो बेटा, दोनों अगर नेगेटिव के साथ है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव के साथ ही आएगा। और जब डेल जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? ये तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ ये स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा? क्या कहा? टेम्परेचर की किस कंडीशन में होगा? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, किस कंडीशन में होगा? तो ध्यान रखना बेटा टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें पता है एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव है डेल एस, तो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये नेगेटिव है तो हमें पता है बच्चों ये भी नेगेटिव है। दोनों ही स्टेप अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो, हाई या लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो बेटा। तो क्या कहेंगे? रिएक्शन विल ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो क्या कहेंगे? रिएक्शन यानी रिएक्शन विल ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, यानी अभिक्रिया सदैव क्या होगी बेटा? स्वतः होगी। सदैव का मतलब क्या? टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। क्लियर? नोट करो फटाफट। कर लिए बेटा? अरे कर लिए क्या? चलो इसकी लास्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर 4 पर देखो क्या करेंगे, ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन अब कंडीशन क्या ले रहे हैं बेटा? एंट्रोपी क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। ठीक है, एंट्रोपी अगर डिक्रीज होती है तो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ट्राई करें तो देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ रे। कैसे? क्या बोल रहा है? एक्सोथर्मिक बोला है तो डेल एस तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? ठीक है। एंट्रोपी क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है तो डेल एस ये डिक्रीज। देखो बच्चों एंट्रोपी डिक्रीज तो डेल एस क्या? नेगेटिव। डिक्रीज होना हमें पता है नेगेटिव के साथ होगा बेटा। ठीक है, यानी डेल एस नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया बेटा? माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। यस और नो? मैंने क्या कहा समझ में आ गया? क्लियर? देखो बेटा क्या करेंगे,
इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो देखो क्या कह सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक था तो डेल एच नेगेटिव, ठीक है। एंट्रोपी डिक्रीज की बात बोल रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज की बात बोल रहा है तो क्या करेंगे, डेल एच नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ आएगा। यस और नो, क्लियर। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एक स्टेप नेगेटिव है, दूसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी दोनों अपोजिट है बच्चों, तो हमें पता है दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। लेकिन वो कब आ सकता है, जब हमें पता है माइनस वाला स्टेप ज्यादा हो। यस और नो, अरे प्लस का 50 माइनस का 100 तो ही तो -50 आ सकता है बेटा, -50। यस और नो, तो मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव के साथ है, दूसरा क्या है, नेगेटिव के साथ है, तो हमें पता है नेट जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। लेकिन कब आ सकता है, जब माइनस वाला ज्यादा हो प्लस वाला कम हो। यस और नो, यस, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, इफ अपन बोले बेटा क्या, इफ डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, मैंने क्या कहा, डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, अगर डेल एच वाला स्टेप क्या इस टी डेल एस वाले स्टेप से ज्यादा होगा, कहने का मतलब क्या, माइनस वाला स्टेप इस प्लस वाले स्टेप से अगर ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे, डेल जी हमें पता है नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। डेल जी नेगेटिव आ सकता है तो रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है। मैंने क्या कहा, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। इसका मतलब लेकिन किस कंडीशन में हो सकती है, क्या कहेंगे, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी का नेगेटिव आना जरूरी है, और डेल जी नेगेटिव आने के लिए इस कंडीशन में डेल एच का ग्रेटर और टी डेल एच का कम होना जरूरी है, लेस होना जरूरी है। और टी डेल एच के कम होने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, लो चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो हमें पता है टी डेल एच की वैल्यू ज्यादा आ सकती है, और जब पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, डेल जी पॉजिटिव आएगा। रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होगी क्या, नहीं बेटा। इसका मतलब रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें पता है टी डेल एस वाला स्टेप कम होना चाहिए, अरे क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ है, समझ में आ गया। रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल एच वाला स्टेप यानी ये वाला स्टेप नेगेटिव वाला ज्यादा होना चाहिए और ये पॉजिटिव वाला कम होना चाहिए, और इस वाले स्टेप को कम करने के लिए हेल्पफुल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर का कम होना। समझ में आ गया। तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर अगर कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो हमें पता है बेटा ये वाला स्टेप क्या होगा, कम होगा, डेल एच वाला स्टेप ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला ज्यादा होगा, तो हमें पता रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या कहेंगे, रिएक्शन यानी पॉसिबिलिटी बताएंगे बेटा, रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है एट, क्या करेंगे, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर। तो क्या लिखेंगे, एट लो टेम्परेचर पर, यानी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। अब बताओ, ये कंडीशन मैंने बोली है, किसी के डाउट है क्या, किसी के भी डाउट, ये बताओ, किसी के भी डाउट, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट नोट करो और रिप्लाई करो फटाफट। और सुहानी अब बता, कभी कंफ्यूज होगी क्या, फटाफट रिप्लाई करो फटाफट। चलो ठीक है, मुकेश, निकिता, रितु, गौरव, जतीन, ठीक है, निकिता आचार्य, जयंत, पूजा, सुहानी, नेवर सर, वेरी गुड, दीपिका, प्रज्ञा, सोहेल, मनीषा, प्रेम, आयुष, मुकेश कुमार, ठीक है बेटा। मुकेश, जतीन और सोहेल जैसे नए बच्चे हैं, वेरी गुड, उनके भी एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। चलो बात करते हैं बेटा, देखो आगे कैसे करना, क्या करना। ये जो मैंने अलग अलग कंडीशन तो मैंने बताई है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, बिना रटे हमें समझ समझ के करना है बेटा, ओके। तो क्या कहेंगे बेटा, देखो
नॉर्मली अगर अपन बात करें तो देखो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली तुम रिजल्ट रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ठीक है। तो अच्छे से करना, कैसे करना है, क्या करना है, तो ये ध्यान रखना। स्पॉन्टेनिटी के बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हमें पूछ सकता है और कैसे करना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, डायरेक्ट मत रटना, ओके। चलो बेटा, अब देखो एक दो नोट लगाए पॉइंट लिखाता हूँ जो बहुत काम आएंगे हमारे, ध्यान रखना बेटा। एक चीज तो ध्यान रखना बेटा, क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना बेटा। मैंने क्या कहा, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, कई बार आपको जानबूझ के डेल जी देगा नहीं, डेल जी देगा नहीं, बच्चे को खुद डेल जी का आइडिया होना चाहिए। बस उन क्वेश्चंस में क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये नाम ऐड कर देगा। तो ध्यान रखना बेटा, क्या अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में नाम आ जाए तो वहीं पर डेल जी जीरो कर देना। मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनकी बात करें तो क्या करना, डेल जी जीरो कर देना। क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पहली बात तो इनका मतलब क्या होता है, ध्यान है ना, एक एक चीज मैंने बताई है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, सबस्टांस की दो फिजिकल स्टेट के बीच की कंडीशन है बेटा। यस और नो? जैसे वाटर बॉईल होगा, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो न वो लिक्विड है न वो वेपर यानी गैस है, दोनों के बीच की कंडीशन है या नहीं है, है बेटा। आइस अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो न तो वो कंप्लीट आइस की, नहीं आइस की बात कर रहा हूं, अच्छे सुनना, मैंने क्या कहा, आइस, अरे बर्फ, ठीक है। आइस क्या होगी, अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो न तो कंप्लीटली वो सॉलिड है, न वो पूरी मेल्ट भी नहीं हुई है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो क्या होगा, न वो पूरी तरह लिक्विड है, दोनों के बीच की कंडीशन है। क्लियर? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज होगा तो न तो कंप्लीटली वो वाटर है, न वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दोनों के बीच की कंडीशन है या नहीं है, यस और नो? तो मैंने क्या कहा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर बोले तो क्या होगा, सबस्टांस के दो फिजिकल स्टेट के बीच की कंडीशन है, और जहां पर बीच की कंडीशन है यानी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमेशा डेल जी इक्वल टू जीरो, तो जीरो, यस और नो? लिखो बेटा, स्टार मार्क करके लिखना, लिखो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, melting point and freezing point are considered equilibrium state, are considered equilibrium state between two phase of substance या two physical state of substance, are considered equilibrium state between two physical state of substance, are considered equilibrium state between two phase of substance. So del G equal to 0 at these points. So del G equal to 0 at these points. So del G equal to 0 at these points. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो बीपी, एमपी, एपी ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, को पदार्थ की दो भौतिक अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था माना जाता है, को पदार्थ की दो भौतिक अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था माना जाता है, पदार्थ की दो भौतिक अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था माना जाता है, पदार्थ की दो भौतिक अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था माना जाता है। अतः इन बिंदुओं पर अतः इन बिंदुओं पर डेल जी इक्वल टू 0 होता है। अतः इन बिंदुओं पर डेल जी इक्वल टू 0 होता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, डेल जी इक्वल टू 0 कर देंगे, ये सब देखते ही समझ में आ गया। क्लियर? चलो बेटा दूसरी कंडीशन देखो बेटा, दूसरी कंडीशन अच्छे से समझना बेटा।
फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या कह रहा हूं मैं, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। देखो जब बच्चे को पूछा जाता है नॉर्मली क्या रटाफिकेशन के कॉन्सेप्ट से क्या करेगा, आइस के मेल्ट होने के लिए, आइस के मेल्ट होने के लिए बच्चा देखते ही कर देगा डेल जी जीरो, काम खत्म। मैंने क्या कहा, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो हमें पता है आइस पूरी तरह न तो क्या होगा, अरे सॉलिड फॉर्म में होगा, न पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड में भी पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों के बीच की कंडीशन है। और जहां सर ने कहा बीच की कंडीशन की बात करें, मेल्ट कब स्टार्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट पर, और सर ने कहा था मेल्टिंग पॉइंट देखते क्या कर देना, डेल जी जीरो कर देना, यस और नो। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई कंफर्म नहीं है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब खासकर मेल्टिंग की आइस की बात करें बेटा तो हमेशा जीरो हो, ये पॉसिबल नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना बच्चों अच्छे से, देखो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने क्या कहा, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, समझना बेटा इस बात को, क्या कहा, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं तो हमें पता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है बेटा, क्या कहा, कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इस पॉइंट पर तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी बेटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, इस इक्विलिब्रियम स्टेट है तो इस पॉइंट पर मैं क्या बोल दूंगा, डेल जी क्या होगा, जीरो होगा, नो डाउट डेल जी जीरो होगा, क्लियर, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं एट ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने क्या बोला है बेटा, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा मतलब क्या, 10, 20, 30, 40 कितना भी हो बेटा, ठीक है। तो ये बताओ इस प्रोसेस में जब आइस मेल्ट होगी, बर्फ पिघलेगी, तो ये बताओ बेटा अपने आप मेल्ट होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। अरे अपन आइस का कोई क्यूब है, पार्ट है, उसे फ्रीज से निकाल कर जब अपन कहीं पर बेंच पे रख दे, जैसे मान लो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी, नहीं होगी, होगी बेटा। क्यों, जब फ्रीज के अंदर थी तब उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत कम था, माइनस में था बेटा, सपोज -20 है। अब जब हमने एटमॉस्फेयर में रखा है तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर से हीट गेन करेगी, और हीट जब गेन करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, -10, -20 से फिर -10, -5 ऐसे करते करते जीरो की तरफ आएगी, और जैसे ही जीरो पर होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यस और नो, बात समझ में आई क्या। इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, टेम्परेचर 0 से ज्यादा है तो हम उसे हीट देंगे तो ही वो पिघलेगी, जरूरी है क्या, नहीं, अरे नेचुरली अपने आप हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। तो क्या कहा, अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा है तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने क्या कहा, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, बात समझ में आई क्या। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमें पता है डेल जी जो होता है बेटा अपना, डेल जी इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होता है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक कंडीशन में कहूं बेटा, एट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने क्या कहा, यानी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो क्या होगा, अरे 0 से अगर कम टेम्परेचर है तो क्या होगा बेटा, आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी क्या, नहीं बेटा, क्योंकि अगर 0 से कम पर ही मेल्ट हो पाती तो हमें पता जो पोलर एरियाज होते हैं, अरे वहां पर वो आइस की फॉर्म में रहता है क्या, नहीं बेटा। क्यों, पहुंचेगी कब, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अप्रोच कर लेगी, पहुंच जाएगी, उस पॉइंट पर क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, 0 से कम है तो वो अपने आप मेल्ट होगी क्या, और मुझे आइस को मेल्ट करवाना है, पिघलाना है, तो मेल्ट कब होगी, 0 पर। लेकिन अगर वो 0 से क्या है बेटा, कम टेम्परेचर पर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से कम है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मेल्ट करने के लिए उसे हीट देनी पड़ेगी, यस और नो। तो हम उसे हीट देंगे क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो खुद का ही बहुत कम है, तो क्या होगा, वो इसे हीट दे सकता है क्या, नहीं, तो बाहर से हीट देके क्या करना पड़ेगा, उसे मेल्ट करवाना पड़ेगा, यस और नो। और बाहर से हीट देके मेल्ट करवाएंगे तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या कहा, प्रोसेस कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया, यस और नो। ये कंडीशन ध्यान रखना बेटा, हमेशा इस बात को रट के रखो, क्या कि मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए डेल जी हमेशा 0 हो, जरूरी नहीं है बेटा। क्या, बस ध्यान रखना टेम्परेचर की कंडीशन ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये फिक्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट वाली कंडीशन है यही मान के आंसर करते हैं। लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन मेंशन कर रखी हो, मैंने देखो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बोला है, कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, आप इस बात को रट लो। सर ने कहा था 20 डिग्री सेल्सियस प्लस पर इतना होगा, -20 पर इतना होगा, बस मैंने ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बोला है। क्या, ग्रेटर देन 0 कितना भी होता है, 10, 20, 30, 40 इस
टेम्परेचर पर आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, डेल जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर टेम्परेचर क्या है बेटा? 0 से कम है तो मेल्ट होने के लिए क्या होगा? टेम्परेचर 0 चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर अगर उसे 0 टेम्परेचर तक लेकर जा पाता तो अपने आप मेल्ट हो जाती, नहीं हो जाती? नहीं। जैसे पोलर एरियाज का मैंने एग्जांपल दिया बेटा, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से कम है तो क्या होगा बेटा? जैसे टेम्परेचर इसको हीट देनी पड़ेगी और इसे क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ेगी। बाहर से हीट देनी पड़ेगी तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? आपने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे अपने जो सोल्जर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह में कई बार वो क्या करते हैं, जैसे मान लो पाइपलाइन होती है बेटा वाटर की, तो क्या करते हैं, यानी उसमें बर्फ बन जाती है टेम्परेचर कम होने से, तो क्या करते हैं? उसे हीट करते हैं बेटा, ताकि वो आइस मेल्ट हो और वो वाटर की फॉर्म में वाटर की सप्लाई हो सके बेटा। क्यों? वहां का टेम्परेचर 0 से बहुत कम होता है तो क्या होगा? वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे वापस मेल्ट